आपने तो कई बार सुना ही होगा कि आईपीओ में पैसा डबल होते हुए। हमेशा हर कंपनी के आईपीओ में पैसा डबल हो ऐसा जरूरी नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द केस में अगर आईपीओ अच्छे कंपनी का हो तो कई बार लिस्टिंग के दिन आपको मोटा मुनाफा या लिस्टिंग गेन तो देखने को मिल ही जाता है। पर मेन सवाल होता है कि आईपीओ होता क्या है, यानी ये आईपीओ का प्रोसेस चलता कैसे है, ये आज हम समझेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत लोग आईपीओ में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, बट आईपीओ क्या है ये पता नहीं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक या लोग से पैसा रेज करना चाहती है तो उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है। इसी लिस्टिंग की प्रोसीडियर को हम आईपीओ कहते हैं। हमारे काफी सारे सवाल होते हैं कि आखिर में हमें इन्वेस्ट करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, एंड शेयर्स के अलॉटमेंट कैसे होती है, देन बुक बिल्डिंग इशू एंड फिक्स प्राइस इशू ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंक या रजिस्ट्रार ये कौन होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्यूआईबी कौन होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आईपीओ का पूरा प्रोसेस समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आईपीओ की रिक्वायरमेंट्स आती क्यों है किसी भी कंपनी में। पर उससे भी पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी में कितने फंडिंग स्टेजेस होती है। टोटल एक कंपनी में 4 फंडिंग स्टेजेस होती है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि प्रोमोटर या फाउंडर जो है पैसा लगाती है कंपनी को बनाने के लिए। दूसरे स्टेज में और फंड रेज किया जाता है एंजल इन्वेस्टर्स या आप कह सकते हो बैंक से लोन लेके। एंड तीसरे स्टेज में और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स होती है वीसी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, उनसे पैसा लिया जाता है। एंड चौथे जो स्टेज होता है, जो फाइनल स्टेज होता है, उसमें मतलब बहुत सारा पैसा जरूरत होता है। उतना पैसा ना किसी बैंक के पास होता है ना किसी इन्वेस्टर के पास होता है, तो उतना पैसा जो है आईपीओ के थ्रू कंपनी रेज करती है पब्लिक से। तो ये होगी 4 स्टेजेस ऑफ फंडिंग। कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है मेनली 3 रीजन की वजह से। पहला रीजन तो है कि एक्सपेंशन। अगर कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके पैसा चाहिए होता है, तो उतना पैसा जो है कंपनी आईपीओ के थ्रू रेज करती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा आज एक फैक्ट्री है किसी भी कंपनी के पास, तो कल को अगर 3 फैक्ट्री किसी भी कंपनी को खोलना हो तो ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इतना पैसा जो है कंपनी आईपीओ के थ्रू रेज करती है एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा रीजन होता है कि अगर कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन है, बहुत सारा कर्जा है, एंड कर्जा चुकाने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी कई बार पैसा जुटाती है आईपीओ के थ्रू। एंड तीसरा मेन रीजन है कि कई बार क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में मैंने आपको बताया कि वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, ये जो है इनिशियल स्टेज में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको जो है कुछ सालों के बाद कंपनी से एग्जिट भी लेना पड़ता है। तो इसलिए कई बार एग्जिट देने के लिए भी कंपनी आईपीओ लेके आती है अपने प्रीवियस इन्वेस्टर को। तो ये हो गए मेन 3 रीजंस। एक है एक्सपेंशन, दूसरा है कर्जा चुकाने के लिए, एंड तीसरा है कि एग्जिट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टर। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईपीओ के पूरे प्रोसेस के बारे में इन मल्टीपल स्टेप। हम एग्जांपल ले लेंगे एक XYZ कंपनी के, जिससे आपको समझने में आसानी हो। स्टेप 1 में कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी को कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना पैसा कंपनी पब्लिक से रेज करना चाहती है। फॉर एन एग्जांपल, XYZ को अगर 3000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो इनिशियली वो ये डिसाइड करेगी कि उसको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कंपनी को 3000 करोड़ की रिक्वायरमेंट्स है। स्टेप 2 में कंपनी हायर करती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऐसी बैंक्स होती है जो कंपनी को आईपीओ ले आने के लिए मदद करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कोई नहीं, बस ये जो हम नॉर्मल जो बैंक्स देखते हैं, HDFC, ICICI बैंक्स, ये जो नॉर्मल बैंक्स है, नॉर्मल रिटेल बैंकिंग के साथ साथ एक और भी सर्विस प्रोवाइड करती है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स का मतलब कंपनी को आईपीओ ले आने के लिए मदद करती है। स्टेप 3 में कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सेबी के पास जाती है आईपीओ फाइल करने के लिए। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। मतलब सेबी का पूरा फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर सेबी से क्लियरेंस मिल जाती है तो उसके बाद कंपनी जो है वो अपना आईपीओ मार्केट में लेके आ सकती है। स्टेप 4 में जो है इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड करती है, मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है वो निकाली जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कंपनी की वैल्यू निकल के आती है 10,000 करोड़, एंड अगर कंपनी जो है 3000 करोड़ की रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, तो कंपनी को क्या है 30% शेयर जो है वो अपना डाइल्यूट करके 3000 करोड़ जो है मार्केट से रेज करना पड़ेगा। तो ये जो 3000 करोड़ जो है मार्केट से रेज करने वाले हैं कंपनी, तो इस 3000 करोड़ को हम कहेंगे इशू साइज। अब हमने इशू साइज तो समझ लिया, पर इशू प्राइस क्या है वो भी हम समझेंगे। देखो, कंपनी 3000 करोड़ रेज करने वाली है। अब ये 3000 करोड़ को तो डायरेक्टली किसी एक रिटेलर के पास तो कंपनी नहीं बेचेगी। ऑब्वियसली कोई एक रिटेलर 3000 करोड़ का तो मतलब इतना बड़ा फंड तो किसी के पास नहीं होता है। तो कंपनी क्या करेगी, इस 3000 करोड़ को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करेगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये 3000 करोड़ को अगर 1 करोड़ शेयर में अगर डिवाइड करते हैं तो पर शेयर की वैल्यू जो निकल के आती है वो 300 रुपया होता है। तो इधर जो पर शेयर की जो वैल्यू है 300 रुपये, इसको हम कहेंगे इशू प्राइस। मतलब इंडिविजुअल शेयर की प्राइस जितनी होती है उसे हम कहते हैं कि इशू प्राइस। एंड जब भी कोई इशू प्राइस फिक्स प्राइस होती है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे 300 रुपये का, तो यहाँ पे 300 रुपये जो है वो एक फिक्स प्राइस है। तो इस इशू प्राइस को हम फिक्स प्राइस इशू प्राइस कहेंगे। मतलब जब भी इशू प्राइस जो है वो फिक्स्ड
कोई अमाउंट है तो तब हम उसे फिक्स्ड इशू प्राइस कहेंगे। बट फिक्स प्राइस इशू में एक दिक्कत है, कई बार क्या होता है कि कंपनी के वैल्यूएशन काफी हाई होते हैं, तो उस टाइम पे अगर सिर्फ एक ही फिक्स प्राइस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर 300 रुपए लेके आ रही है कंपनी एंड अगर वैल्यूएशन काफी हाई है, तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से कतराती है, मतलब इन्वेस्टर कम सब्सक्राइब करती है, क्योंकि बाई चांस अगर कंपनी की वैल्यूएशन हाई है तो इन्वेस्टर का जो है वो ट्रस्ट कम आता है एंड सिर्फ अगर एक ही प्राइस का ऑप्शन दिया जाए तो कई बार जो है इन्वेस्टर कम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या करती है कंपनी, एक प्राइस रेंज लेके आती है, एक प्राइस बैंड लेके आती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम 300 रुपये ऑफर ना करके अगर 280 से लेकर 310 रुपये का एक प्राइस बैंड ऑफर करें तो कई बार ये इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसे हम कहते हैं बुक बिल्डिंग प्राइस इशू, मतलब यहाँ पे एक प्राइस रेंज जो है वो कंपनी ऑफर करती है। अब बुक बिल्डिंग इशू प्राइस में फायदा क्या होता है, ये फायदा होता है कि आप अपने मन मर्जी से जो है वो बिड डाल सकते हो, मतलब आप 280 का भी बिड डाल सकते हो, 290 का भी बिड डाल सकते हो, 300 या 310 का भी बिड डाल सकते हो एंड इनमें से कोई भी अमाउंट का, मतलब इस रेंज में कोई भी प्राइस का जो है आप बिड डाल सकते हो। तो इन्वेस्टर के लिए ये क्या है, एक ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किसी भी फिक्स प्राइस में इन्वेस्ट नहीं करना है, मतलब आप कोई भी अपने मन मर्जी से जो है बिड डाल सकते हो इस प्राइस रेंज के अंदर। हम हमेशा इन्वेस्टर को यही एडवाइस करते हैं कि हमेशा जो है अपर प्राइस का ही बिड डाला करो या तो कट ऑफ प्राइस का बिड डाला करो, क्योंकि देखो कट ऑफ प्राइस क्या होता है, कट ऑफ प्राइस का मतलब है फॉर एन एग्जांपल 280 से लेकर 310 तक का जो है वो ऑफर किया गया है, पर कंपनी बाद में जाकर डिसाइड करती है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्राइस में ही शेयर को जो है वो सेल करना है। जैसे 280 से लेकर 310 में सिर्फ कंपनी डिसाइड करती है बाद में जाकर कि मुझे 300 रुपये में ही जो है शेयर को सेल करना है। तो किसी ने अगर 300 रुपया या उससे ज्यादा का बिड डाला होगा तो उनके अलॉटमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एंड जिन्होंने 300 रुपये के नीचे बिड लगाया होगा तो उनको अलॉटमेंट जो है वो नहीं मिलता, उनके अलॉटमेंट चांसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड कोई भी कंपनी में आप सिंगल शेयर नहीं बाय कर सकते, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 300 रुपये का एक शेयर, तो आप 300 रुपये के एक शेयर बाय नहीं कर सकते, आपको जो है वो लॉट में बाय करना है। कंपनी क्या करती है, एक लॉट साइज डिसाइड करती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम 50 शेयर का एक लॉट ले लेते, तो लॉट साइज में क्या होता है कि मल्टीपल जो है वो शेयर का एक लॉट डिसाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो आप मिनिमम आपको अगर इन्वेस्ट करना है या आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर एक लॉट में 50 शेयर है तो आपको 50 शेयर मिनिमम लेने पड़ेगा। फिफ्थ स्टेप में हम समझते हैं कि आईपीओ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखो आईपीओ में भी जो है वो कोटा सिस्टम चलता है, जैसे आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपने सुना होगा कि उधर भी कोटा सिस्टम होता है, जैसे एसटी एसटी ओबीसी के लिए एक अलग कोटा रहता है एंड जनरल के लिए एक अलग कोटा रहता है, वैसे ही आईपीओ में भी जो है वो कोटा सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे क्यूआईबीएस के लिए जो है 50% का रिजर्वेशन रहता है, एनआईएस के लिए 15% का रिजर्व रहता है एंड जो हमारे जैसे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए 35% का रिजर्व रहता है। ठीक है, जो क्यूआईबीएस का मतलब क्या है, क्यूआईबीएस का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। इसका मतलब है जो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, देन बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गए, इनको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो इनके लिए जो है वो 50% का जो है वो रिजर्व रहता है। एंड एनआईएस कौन है, एनआईएस का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास खूब सारा पैसा हो, उनके लिए 15% का जो है वो कोटा रहता है। एंड आखिर में जो आता है रिटेल, हम जैसे आप जैसे इन्वेस्टर, तो उनके लिए जो है 35% का जो है वो रिजर्वेशन रहता है। एंड कई बार क्या होता है, कुछ कुछ कंपनी में जो है एम्प्लॉयज के लिए भी एक छोटा सा कोटा जो है वो रिजर्व रखती है कई बार कंपनी, जिससे कि एम्प्लॉयज भी अपने कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। 6 स्टेप में आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। देखो कोई भी आईपीओ जो है वो बिडिंग के लिए ओपन होता है 3 दिन के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मंडे को आईपीओ ओपन हो रहा है तो आईपीओ जो है वो वेडनेसडे तक ही खुला रहेगा, वेडनेसडे को आईपीओ बंद हो जाएगा। सो अगर उसमें सैटरडे एंड संडे अगर कई बार मिडिल में अगर गिर जाता है तो कई बार आईपीओ जो है वो 5 दिन के लिए भी खुला रहता है, मतलब सैटरडे संडे को हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर फ्राइडे को अगर आईपीओ खुलती है तो आईपीओ जो है वो ट्यूसडे को बंद होगी, क्योंकि सैटरडे एंड संडे को हम नहीं काउंट करेंगे। सिर्फ वर्किंग डेज जो होता है जैसे मंडे टू फ्राइडे, तो उस वर्किंग डे को ही हम जो है काउंट करेंगे। तो अगर फ्राइडे को अगर ओपन हुआ तो जो है आईपीओ क्लोज होगा ट्यूसडे को, बिकॉज सैटरडे एंड संडे नॉन वर्किंग डेज है। आईपीओ ओपन होने से लेकर आईपीओ मार्केट पे लिस्ट होने तक टोटल 6 दिन का टाइम लगता है, या आप कह सकते हो T+3 डेज का टाइम लगता है। टी डे का मतलब है, मतलब जिस दिन आईपीओ की बिडिंग जो क्लोज हो रही है उसको हम टी डे मानेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मंडे को अगर आईपीओ ओपन हो रही है एंड वेडनेसडे को अगर आईपीओ क्लोज हो रही है तो वेडनेसडे को हम टी डे पकड़ेंगे। एंड +3 डेज का मतलब है कि वेडनेसडे के अगले 3 दिन के अंदर जो है वो मार्केट पे जो है आईपीओ आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है T+3 डेज। आईपीओ की बिडिंग क्लोज होने के नेक्स्ट दिन ही आपको जो है रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाता है। रजिस्टर कौन होता है, रजिस्टर एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अलॉटमेंट देने में कंपनी की मदद करती है। जैसे किसको अलॉटमेंट देना है किसको अलॉटमेंट नहीं देना है ये डिसाइड करती है रजिस्टर एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो रजिस्टर आपने कई सारे रजिस्टर का नाम सुना होगा, केफिनटेक जैसे हो गया, लिंकिन टाइम हो गया। तो रजिस्टर क्या करती है, अलॉटमेंट देने में मदद करती है, मतलब किसको अलॉटमेंट देना है एंड किसको अलॉटमेंट नहीं देना है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मंडे को आईपीओ ओपन हुआ एंड वेडनेसडे को अगर आईपीओ क्लोज होता है तो थर्सडे को ही आपको जो है रजिस्टर के वेबसाइट में आपको अलॉटमेंट स्टेटस
देखने को मिल जाएगा। एंड उसके अगले ही दिन जो है फ्राइडे को जो है एनएसई या बीएसई मतलब जो भी एक्सचेंजेस है वो आईपीओ की जो लिस्टिंग की जो तैयारी होती है वो करती है, मतलब लिस्टिंग के लिए जितनी भी ड्यू डिलीजेंस होती है वो पूरा करती है फ्राइडे को। एंड फ्राइडे को जब लिस्टिंग की ड्यू डिलीजेंस पूरा हो जाती है तो उसके अगले दिन मतलब अगले वर्किंग डे जो है मंडे को जो है आईपीओ को लिस्ट कर दिया जाता है मार्केट में। तो सैटरडे संडे को हम नॉन वर्किंग डेज मानते हैं, तो अगर हम उसको भी पकड़ेंगे तो टोटल आईपीओ में एक आईपीओ में टोटल 8 दिन आई थिंक टाइम लगता है। एंड अगर हम उसको छोड़ के अगर बात करेंगे टोटल 6 वर्किंग डेज के अंदर जो है वो आईपीओ ओपन होने से लेकर आईपीओ लिस्ट हो जाता है। पहले ये T+7 डेज का जो है ये प्रोसेस रहता था, पर अभी जो है सेबी ने उसको घटा के T+3 डेज पे लेके आया है। टाइम घटाने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, जो भी कंपनी फंड रेज करना चाहती है उनको फंड्स भी जल्दी मिलते हैं, बिकॉज अभी कम दिन में ही हो जाता है। एंड जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको अलॉटमेंट भी काफी जल्दी मिल जाता है। पहले जो है काफी टाइम लगता था, पर अभी उसके हिसाब से काफी जल्दी जो है आपको शेयर्स अलॉट होते हुए भी दिख जाता है एंड कंपनी लिस्ट होते हुए भी दिख जाता है। अच्छे कंपनीज के आईपीओ हमेशा ओवर सब्सक्राइब होते हैं, 10x 20x 50x या मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कंपनी 3000 करोड़ रेज करना चाहती है तो अगर 3000 करोड़ के अगेंस्ट में अगर 30,000 करोड़ का अगर बिड आ जाए, या आप कह लो कि 1 करोड़ शेयर के अगेंस्ट में अगर 10 करोड़ शेयर का अगर बिड आ जाए, तो हम उसे कहेंगे कि आईपीओ जो है वो 10 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब 10x सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। तो हाल ही में टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आया था उसमें जो है 100x सब्सक्रिप्शन हुआ था। तो मल्टीपल एक्स अगर अच्छी कंपनी के अगर आईपीओ आए तो 10x 20x 50x ये आम बात होती है, मतलब मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक आदमी अप्लाई करती है या 1x एप्लीकेशन आती है, तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब होती है। एंड मल्टीपल टाइम अगर सब्सक्राइब होती है, जैसे अगर 10x सब्सक्रिप्शन है तो इसका मतलब है कि 10 में से सिर्फ एक को जो है वो अलॉटमेंट मिलेगा। तो अगर 10 लोगों ने अगर अप्लाई किया है तो उसमें से सिर्फ एक को जो है वो अलॉटमेंट मिलेगा। एंड ये अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी के बेसिस पे मिलता है। एंड ये अलॉटमेंट मैंने बताया कौन देता है, ये अलॉटमेंट देता है रजिस्ट्रार। तो 10 में से या अगर 100x अगर सब्सक्राइब हुआ है तो 100 में से सिर्फ एक को जो है वो सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो इससे अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो तो इससे एक फायदा भी होता है, आपको बहुत बढ़िया लिस्टिंग गेन देखने को मिलता है जिस दिन कंपनी के शेयर्स लिस्ट होता है। देखो अगर 10 में से सिर्फ एक को अलॉट हो रहा है, इसका मतलब है कि 9 लोगों को अलॉट नहीं हो रहा है, मतलब 9 लोगों को जो है वो आईपीओ नहीं मिलेगा। तो जिस दिन भी आईपीओ लिस्ट हो रहा होता है उस दिन क्या करती है कि ये 9 लोग फिर से शेयर को खरीदने के लिए चली जाती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा डिमांड पूल क्रिएट हो जाता है। मतलब आप यहाँ पे मान लो कि सिर्फ एक को ये अलॉट हुआ है एंड बाकी 9 लोगों को जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट क्या है, पूरा एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो अगर सिर्फ एक को अलॉटमेंट मिला है एंड बाकी 9 लोगों को अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो उस 9 में से अगर 5 लोग भी कंपनी के शेयर को जब लिस्ट होती है कंपनी तब खरीदने अगर चली जाती है तो एक बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार जिस भी प्राइस में कंपनी लिस्ट होने वाली होती है उससे कई ज्यादा प्राइस में जो है वो लिस्ट होती है, उसे हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। तो हमने जो एग्जांपल लिया था XYZ कंपनी का, तो चलो मान लिया अगर उसके कंपनी का आईपीओ जो है वो 100x अगर सब्सक्राइब होता है तो क्या होगा कि 100 में से सिर्फ एक को जो है वो अलॉटमेंट देखने को मिलेगा एंड बाकी 99 लोग जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, जिस दिन भी आईपीओ लिस्ट होगा ये 99 लोग फिर से उस शेयर को खरीदने के लिए चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक को मिला है अलॉटमेंट एंड बाकी 99 लोग फिर से उस शेयर को खरीदने के लिए चले जाएंगे। तो क्या होगा कि एक बहुत बड़ा डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है जब भी कंपनी लिस्ट हो रही होती है। जैसे अगर 300 रुपये में अगर लिस्ट होना होता है एंड अगर बहुत ज्यादा डिमांड होता है तो कई बार 300 की जगह 500 पे भी लिस्ट होता है, 600 पे भी लिस्ट होता है, मतलब आपको 30% गेन भी देखने को मिल जाता है, 40% 50% या 100% कई जगह तो आपको 100% तक भी गेन देखने को मिल जाता है। तो ये होता है लिस्टिंग गेन। तो जितना कंपनी ओवर सब्सक्राइब होती है उतना ज्यादा आपको लिस्टिंग गेन जो है वो देखने को मिलता है, तो उतना आपको अलॉटमेंट के चांसेस भी कम होते हैं। पर अगर कंपनी का सब्सक्रिप्शन कम हो तो आपको कई बार लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो मैंने आपको सारे आईपीओ के जो टॉपिक्स है, आईपीओ का प्रोसेस कैसे चलता है, मैंने आपको सब बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि आईपीओ में लाइव मतलब कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका ट्यूटोरियल अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, आज के लिए इतना ही।